हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरे साथ आप जुड़ चुके हैं मेरे साथी संभव एक्सप्रेस के साथ। आप देख रहे हैं बिहार ध्रुवा का टेस्ट सीरीज और संभव एक्सप्रेस में आपको याद रखना है मेरे दोस्त, अब की बार ले लो स्टार। चलिए तो अब की बार ले लो स्टार के साथ टेस्ट सीरीज की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए तो आप जैसा कि जानते हैं कि प्रत्येक वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो होता है मेरा 50 नंबर का, वो आप लोगों के लिए मैं छोड़ा करता हूं और बहुत सारे बच्चे इसमें सही और कुछ लोग गलत भी आंसर लगाए हैं। चलिए तो क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथ ही वो देखना ये है। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सूत्र 2n² में कहता है कि n क्या दर्शाता है। देखिए कह रहा है n क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक से दिए गए कोष की संख्या या मौजूद संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वितरण। क्या कहता है मेरे साथी, तो इसका आंसर बिल्कुल आपका बहुत सारे बच्चे सही लगाए हैं। ऑप्शन सी, नाभिक से दिए गए कोष की संख्या, और बिल्कुल सी आंसर सही है मेरे दोस्त। चलिए तो 50 नंबर क्वेश्चन इस तरह से क्लियर हुआ। अब चलते हैं आपके आज का टेस्ट सीरीज की दुनिया का पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, आज का ये रहा आपके स्क्रीन पे। समझना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। अगर सही नहीं है उसको पकड़ना है। धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है आघात वर्धनीयता कहलाता है। तो ये तो बिल्कुल बात आप 9th में पढ़े होंगे कि आघात वर्धनीय उसे कहते हैं जिसे पीट पीट कर जितनी पतली चादर में से फैलाया जा सके। तो ये तो बिल्कुल आपका सही हो गया। अब पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसे खींचकर तार में बदला जा सकता है उसे तन्यता कहलाता है, उसे तन्यता हम कहते हैं। तो ये बिल्कुल बात ये भी तो सही है, ये भी बात सही है। अब कह रहा है कौन सा सही नहीं है, केवल एक सही नहीं है, ये तो सही है। दो केवल सही नहीं है, तो ये तो सही है, ये दोनों तो सही है। एक तथा दो, ये दोनों सही है। अब पूछ क्या रहा है कौन सही नहीं है, इसका मतलब ना तो एक गलत है और ना ही दो गलत है। इसका मतलब आंसर आपका डी ही होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन डी सही होगा मेरे साथी। आगे बढ़ते हैं। आवाज क्लियर मिल रही है आप लोग को? चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। निम्नलिखित चलिएगा ध्यान देखना है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक या मैग्नीशियम? चलिए तो इसका आंसर आपका पोटेशियम हो जाएगा मेरे साथी। और पोटेशियम के साथ एक और आता है, उसका भी नाम मैं बता दूं, सोडियम, याद रखिएगा। ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या सिराओं में होता है? डायस्पोर, सीडेराइट, सिनेवार या कोरंडम? देख लेंगे। तो जैसे इसकी बात कर रही है इसका आंसर हो जाएगा मेरे साथी सी नंबर का ऑप्शन सिनेवार, बिल्कुल एग्जैक्टली सही हो जाएगा। देखिएगा कोरंडम जो इसके बारे में बता दूं, ये हीरे के बाद दूसरा सबसे कड़ा धातु है कोरंडम। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियां और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणुओं में से 20 परमाणुओं से बना कौन सा असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन उपयोग किया जाता है? ऑक्टेन, इकोसेन, नोनेन या ट्राइकोंटेन? क्या हो सकता है इसका ऑप्शन आपका बिल्कुल बी सही जवाब है मेरे साथी, इकोसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है?
जिसका रासायनिक सूत्र CH3 2CO होता है। मेथ कैथिनोन, प्रोपियोफिनोन, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन क्या हो सकता है? तो इसका आंसर जो होगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही होगा, बेंजीनोफिनोन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया है? टंगस्टन को, एक्टिनियम को, रीनियम को या लेंथेनम को? तो इसमें जो दर्शाया गया है मेरे साथी वो है आपका एक्टिनियम को। किसको दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है एक्टिनियम को। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन या पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? अगर जन्म के समय उन बच्चों में अगर कोई दोष उत्पन्न हो रहा है तो उन दोष से बचाता है, रोकने का काम करता है। इसमें से कौन से कह रहा है विटामिन या पोषक तत्व है? फॉलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। आपको पता होना चाहिए गर्भवती महिलाओं को लगभग हमारे डॉक्टर लोग जो हैं वो ज़्यादा हिदायत करते हैं कि आप अपने बच्चे के जन्म तक प्रत्येक दिन फॉलिक अम्ल लेते रहें। देखिएगा फॉलिक एसिड उन्हें दिया जाता है गोली दवा के रूप में, फॉलिक एसिड। और यही इसका आंसर होगा जो बच्चों के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों को स्वस्थ रखने में काम करता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को फॉलिक एसिड लिया जाना चाहिए। चलिए तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है? कौन से ऐसे जीव हैं जो शरीर के बाहर अपने खाद्य सामग्री को तोड़ देता है और उसको फिर अवशोषित कर लेता है? क्या टिक है, लीचेस है, खमीर है या जू है? देखिएगा इसका आंसर आपका खमीर होगा। और इसी में से आप नाम सुना मशरूम का, मशरूम भी इसका उदाहरण में से एक है। याद रखेंगे खमीर और मशरूम। कैपेसाइसिनोइड्स, कैरोटीनॉइड, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं? ये गाजर में, लहसुन में, मूली में या मिर्च में? किस में पाए जाते हैं? तो याद रखना है ये पाए जाते हैं आपके मिर्च में। विटामिन डी यानी ऑप्शन डी इसका आंसर सटीक और सही है मेरे साथी। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 10 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण बनता है? तो आपको पता होगा इबोला वायरस, बैक्टीरिया, कवक, वायरस, प्रोटोजुआ। पता ही चला होगा आपको, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इबोला एक प्रकार का वायरस जनित रोग है, इसीलिए इसको इबोला वायरस नाम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका की एक विशेषता है ना? कहता निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका की एक विशेषता है? छोटी केंद्रीय राजधानी, हरित लवक अनुपस्थित होता है या लवक अनुपस्थित रहता है या इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो देखेंगे जंतु कोशिका, पादप कोशिका में ये अलग करने की बात करता है, ये इसका नाम है कोशिका भित्ति।
ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं मगर पादप कोशिका में पाए जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जंतुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक होता है? देखिएगा जंतुओं में कह रहा है पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, या ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी में हो जाएगा आपका उपकला ऊतक, याद रखना है। प्लेटीहेल्मिन्थेज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को हटाती है? फैट कोशिका, फ्लेम कोशिका, स्टेम कोशिका या स्पंज कोशिका, क्या हो सकता है? तो इसमें हो मेरे दोस्त फ्लेम कोशिका, विटामिन बी, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए विटामिन बी कहने का मतलब आपका ऑप्शन बी समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। चलिए मानव शरीर की आहार नाल में बिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा ये बिल्ली जो है एक ऐसे इंटरनल अंग है जो मानव के छोटी आंत में उंगली के संरचना के अनुसार के जैसा, है ना, ये दिखाई पड़ता है, इसी को हम बिल्ली कहते हैं। तो कहते हैं कि छोटी आंत में पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है, ग्रास नली में या अग्नाशय में। तो ये पाया जाता है हमारे छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक, है ना, कहता है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा दंत ऊतक है डेटिन, पल्प, इनेमेल और रूट। तो उससे याद रखेंगे ये दांत के आंतरिक भाग में सबसे ये बड़ा भाग होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डेंटिन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है साथी, निम्नलिखित में से कौन से अपुष्पी है? आवृतबीजी या द्विबीजी पत्र या टेरिडोफाइटा, इनमें से कोई नहीं, क्या हो सकता है? तो टेरिडोफाइटा जो है यही जो है अपुष्पी माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखना है मगध के किस राजा ने महाजनपद काल में, महाजनपद आप लोग पढ़ा होगा प्राचीन भारत के इतिहास में 16 महाजनपद की जानकारी आपने अगर की होगी तो उसी में से ये क्वेश्चन आपका बनने वाला है। मगध के किस राजा ने महाजनपद काल में अवंती, वत्स, यानी ये दोनों राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था? देखिएगा 16 महाजनपद में सबसे बड़ा आपका मगध था और मगध का उस सम्राट का नाम पूछ रहा है जो अपने काल में अवंती और वत्स को मिला लिया था। उदयन, अजातशत्रु, शिशुनाग या बिंबिसार, क्या हो सकता है मेरे साथी? तो ये ऐसा कार्य करके दिखाने वाला व्यक्ति थे, वो है यहाँ पे सी में ऑप्शन शिशुनाग। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आप जुड़े हुए संभव एक्सप्रेस के साथ जितना संभव हो सके क्वेश्चन पढ़ें और फटाक से उसका आंसर लगाएं। गंडमक की संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? यानी इसमें से कौन सा युद्ध की समाप्ति जो हुआ था वो गंडमक की संधि से हुई थी? द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, या फिर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, या तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, क्या हुआ था? तो ध्यान देना है साथी कि जो हुआ था ये द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। क्या हुआ था? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है ना। इस युद्ध की समाप्ति जो हुई थी वो गंडमक की संधि के द्वारा ही हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा,
उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब के द्वारा किसको, दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था। औरंगजेब राज्याभिषेक करवाया था। ये इनका कितना, ये इनका दूसरा राज्याभिषेक था। याद रखिएगा, ये इनका दूसरा राज्याभिषेक था। समझे कि नहीं, ये इनका दूसरा राज्याभिषेक था। तो देखेंगे कहां से, कौन से युद्ध में, देवराई के युद्ध में, धर्मत का युद्ध में, सामूगढ़ का युद्ध में, या बहादुरपुर के युद्ध में। यानी अपना भाई को, दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित किया था, तो वो किया था देवराई के युद्ध में। याद रखना है कब हुआ था ये, 1659 ईस्वी में हुआ था, 1659 ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, हेनरी डिरेजियो या रामधारी सिंह दिनकर। किन्हें, निम्न में से किसे आधुनिक भारत, यहां से ध्यान देना है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को याद भी होगा, बताने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर जो होगा साथी वो ऑप्शन नंबर सी, हेनरी डिरेजियो होंगे। हेनरी डिरेजियो होंगे जो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माने गए हैं। यही अगर क्वेश्चन हो जाए स्वतंत्र भारत का, यही अगर हो जाएगा स्वतंत्र भारत का, है ना, राष्ट्रवादी कवि किन्हें कहा गया है, तो आपको हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन हो जाएंगे फिर, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। ये स्वतंत्र भारत रहेगा तब होगा। और सिर्फ आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाए तो हेनरी डिरेजियो को ही माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को माइनस कर दिया जाए, है ना, कम कर दिया जाए, तो शेष जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, राजस्व घाटा कि पूंजीगत घाटा, मौद्रिकृत घाटा या प्राथमिक घाटा, क्या कहलाएगा बोलिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी, और कहलाएगा यह प्राथमिक घाटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष निम्न में से क्या है। कोर उद्योग, याद रखिएगा, ये जो कोर उद्योग का वर्ष कह रहा है वो क्या है, 2009 से 10, 10 से 11, 11 से 12 या 15 से 16, क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा ये जो वर्ष है ये हो जाएगा आपका 2011 से 12, आपका ऑप्शन सी। कोर उद्योग में कभी कभी पूछ लिया जाता है कितने उद्योग शामिल हैं। याद रखिएगा कोर उद्योग में 8 उद्योग शामिल हैं। ध्यान रखिएगा कितने उद्योग, 8 उद्योग। चलिए अगला देखते हैं, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है। कृषि लागत एवं कीमत आयोग, कृषि उत्पाद विपणन समिति, या विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय समिति, या आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति, क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा मेरे साथी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर होगा, आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति। चलिए आंसर आगे करते हैं, हो गया। अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ, बताइए। कह रहा है राष्ट्रीय, ये जो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पारित। ध्यान रखिएगा, एक पूछा जाता है लागू, दोनों में अंतर है, ध्यान देना है। तो ये पारित वाला पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
4 दिसंबर 2005, 5 सितंबर 2005, 6 सितंबर 2005 और 10 सितंबर 2005। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? पहले देखिए पारित वाला, तो आपका ऑप्शन बी जो होगा 5 सितंबर 2005 बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। ये होगा आपका पारित। लेकिन पूछा जाता है कि आपका ये लागू कब हुआ? तो देखिएगा ये लागू हुआ है 2006 में, है ना। और कभी कभी ऐसी जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो ये बना है, इसको 2006 में याद रखना है ये लागू हो गया है। इसी का नाम आप लोगों ने नरेगा भी सुना होगा। और नरेगा को मनरेगा कब कर दिया गया? तो 2000, याद रखिएगा 2009 में इसे नरेगा को क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया है, मनरेगा। क्लियर? यानी पारित हुआ 2005 में, लागू हो गया 6 में, और नरेगा का नाम मनरेगा कर बदल गया 2009 में। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भगवती समिति निम्न में से एक संबंधित हैं। बताइए, भगवती समिति कृषि विकास से, गरीबी के अनुमान से, मुद्रास्फीति नियंत्रण से, या बेरोजगारी के अनुमान से? तो भगवती समिति का जो संबंध है मेरे साथी, वो ऑप्शन नंबर डी बेरोजगारी के अनुमान से है। चलिए क्लियर हुआ, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए और उसका ऑप्शन पढ़िए क्या बता रहा है। क्वेश्चन क्या है? आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के क्रम में प्रथम बार गिरफ्तार किए गए थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन? क्या हो सकता है इसका आंसर? आचार्य विनोबा भावे कौन से आंदोलन में भाग लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया था? बताइए। तो ये आंसर हो जाएगा इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में, इसी के क्रम में वो बेचारे गिरफ्तार हो गए थे, प्रथम बार गिरफ्तारी उनकी हुई थी। चलिए ठीक है। जलियांवाला बाग, यहां पे देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु एक समिति बनाई गई थी। एक समिति बनाई गई थी, इनमें से कौन शामिल नहीं था? कह रहा कौन शामिल नहीं था? आपको बता दें इसमें थे 8 व्यक्ति थे। कितने थे? 8 व्यक्ति थे। पता होना चाहिए आप लोग के, जो समिति बनी थी इसमें 8 व्यक्ति थे, जिसमें 5 कौन थे? अंग्रेज थे। 5 कौन थे? अंग्रेज थे। और 3 कौन थे? तो ये 3 जो थे भारतीय थे, यानी इंडियन थे। क्लियर? याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन जो आता है, यहीं से क्वेश्चन आता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु जो गठित समिति हुई थी, कुल सदस्यों की समिति कितने सदस्य थे? तो 8। कभी पूछेगा कितने अंग्रेज थे? तो 5। कितने भारतीय थे? तो 3। और उन्हीं 3 भारतीयों में कौन शामिल नहीं थे? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों भारतीय का नाम है, तो 3 को तो कोई ना कोई इसमें होंगे, एक नहीं है। तो पूछा जा रहा है कौन शामिल नहीं थे? तो देखते हैं ऑप्शन। जगत नारायण ये शामिल थे, चिमन लाल सितलवाड़ ये भी शामिल थे, साहबजादा सुल्तान ये भी थे। तो लीजिए 3 के 3 थे। अब पूछ रहा कौन नहीं थे? तो देखिएगा इसमें महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। क्लियर? चलिए अगर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की थी? ऑप्शन पढ़ना है। पूना सार्वजनिक सभा द्वारा, मद्रास महाजन सभा द्वारा, इंडियन एसोसिएशन द्वारा, दक्कन एसोसिएशन द्वारा। किसके द्वारा? यहां पे आंसर बनेगा मेरे साथी पूना सार्वजनिक सभा द्वारा, इन्होंने ही मांग किया था। चलिए
दिल्ली सल्तनत में किस वंश में सबसे कम समय तक शासन किया था? देखिए, दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? सैयद वंश, लोदी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। 5 गो वंश था जिसमें एक वंश इसमें नहीं है जी। एक वंश नहीं है जिसका नाम छूट गया इसमें, गुलाम वंश। कोई बात नहीं है, ये ऑप्शन के हिसाब से 4 गो मिल गया इसमें। सैयद वंश, लोदी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये नहीं है तो कोई बात नहीं, हटाइए इसको। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो इनमें से सबसे कम वाला किया था आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश जो किया होगा वो कितना से कितना किया है? ये किया है 1290 से 1320 तक, यही इसका काल रहा है। किसका सबसे कम? सबसे कम खिलजी वंश का, और सबसे अधिक रहा है किसका? तुगलक वंश का। इसका कितना रहा होगा? तो इसका रहा है 1320 से 1414 तक। देखिएगा, इसका रहा है 1320 से 1414 तक, इतना उनका काल रहा है। अब ध्यान रखिएगा, सबसे कम किसका रहा है? तो खिलजी वंश का, और सबसे अधिक पूछेगा था तुगलक वंश का। ऐसे आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत में कितने हैं, तो गुलाम वंश, याद रखिएगा, इसको ट्रिक भी हम पढ़ा चुके हैं आप लोग के, है ना। गुलाब खिले तो सूंघ लो, वाह, है ना। गुलाब अगर खिले तो सूंघ लो, तो गुलाब का मतलब गुलाम वंश देखिए यहाँ पे है, और खिले का मतलब खिलजी वंश, और ता से तुगलक वंश, सा से सूंघ लो मतलब सा से सैयद वंश, और लो से लोदी वंश। क्लियर? चलिए आगे देखिए, निम्न में से किस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा है? सारनाथ, बोधगया, कुशीनारा, सांची। भाई ये सभी जगह रहे हैं, सांची से उनका संबंध नहीं रहा। यहाँ एक भी उनकी कोई भी घटना संबंधित नहीं है। सांची का स्तूप जो है ये कहाँ पड़ता है? ये एमपी में पड़ता है। क्लियर है? बाकी सारनाथ उत्तर प्रदेश, बोधगया गया आप जान ही रहे हैं बिहार, कुशीनारा यूपी में, ये सभी जगह उनसे संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? जुलाई 1858 में अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में गठित समानांतर सरकार का प्रधान कौन था? अमर सिंह, कुंवर सिंह, हरकिशन सिंह, निशान सिंह। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, हरकिशन सिंह। चलिए गांधी देखिएगा, गांधी यहाँ पे इरविन होगा मेरे साथी, गांधी इरविन होगा, गलती से डार्विन लिखा गया। गांधी इरविन समझौता में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? एम आर जयकर, तेज बहादुर सप्रू, यहाँ पे सपनू लिखा गया, सप्रू होगा, यहाँ पे सप्रू होता है, कोई बात नहीं है। सप्रू, मदन मोहन मालवीय, क्या हो सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब दे रहा है मेरे साथी, ऑप्शन डी ही होगा, ए प्लस बी। एम आर जयकर और तेज बहादुर सप्रू अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस क्या है? अखिल भारतीय जन कॉन्फ्रेंस आयोजन कब किया गया था? 1939, 1923 या 1927 या 1925? कब किया गया था मेरे साथी? तो ये जो किया गया था 1927 में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके स्क्रीन पे। बीएमडी परीक्षण, यह एक प्रकार का टेस्ट है। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो वो जो है मलेरिया, एड्स, डेंगू, ऑस्टियोपोरोसिस। तो याद रखिएगा बीएमडी जो परीक्षण होता है मेरे साथी, वो होता है किसके लिए? इसके लिए, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। चलिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सबसे पहले जानेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है यह तो है एक संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ का यह एक अंग है। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 2 वर्ष। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 3 वर्ष। क्लियर है? ये आंसर हो जाएगा इसका 3 वर्ष। फिलहाल इसमें मेरे ख्याल से अभी इनका 54 सदस्य होंगे। इनका कुल सदस्यों की संख्या अगर बताया जाए तो मेरे ख्याल से 54 इनके अभी वर्तमान में कुल सदस्य संख्या होंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का। ऐसे आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज। चलते हैं आगे। चलिए, रेड क्रॉस से क्वेश्चन आया है। रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति का नोबेल से सम्मानित नहीं किया गया है दोस्त? इसका मतलब बहुत बार किया गया होगा। तो रेड क्रॉस की स्थापना तो आप लोग को याद ही होगा 1863 में। हेनरी ड्यूरांट, क्या नाम है? एच ड्यूरांट, है ना जी। हेनरी एच ड्यूरांट ने 1863 में किया था। क्लियर है ना? और इनको जो है कब नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? देखते हैं। नहीं दिया गया है तो 1917 में दिया गया है, 1944 में भी दिया गया है, 1963 में भी दिया गया है। मेरे साथी ए बी सी तीनों बिल्कुल दिया गया है। नहीं दिया जाने वाला आपका ऑप्शन अगर होगा तो वो है डी, 1972 में नहीं दिया गया है। तो चलिए यहां से एक इजी क्वेश्चन आपसे मैं कमेंट में मांग लेता हूं आपका आंसर। बताएंगे रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में आप लोग जरूर लिखेंगे। देखते हैं आपको याद है या नहीं। चलिए, कितने लोग देते हैं इसका आंसर कमेंट में। विश्व नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? चलिए, मैंने दिवस आपसे कमेंट में मांगा, एक क्वेश्चन आपका आ गया है ना। विश्व नर्स दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कभी कभी ये पूछ देता है, लोग याद नहीं रखते हैं। 12 मई, 10 जून, 5 अगस्त या 14 फरवरी को? बताएंगे किस मई को? चलिए, हम्पी कर्नाटक में पड़ता है। हम्पी अवशेष को किस वर्ष विश्व विरासत के सूची में शामिल किया गया है? 1982, 1986, 1988 या 1989? बताइए। हम्पी का खंडहर नाम सुनोगे? हम्पी का खंडहर, उसी को अवशेष बोल रहा है। मिला है विरासत सूची में, इसका जो है यूनेस्को ने शामिल किया है। वो किया है आपका 1986 में। याद रखिएगा है ना। एक 2013 वाला याद रखेगा, आमेर का किला को मिला है। आमेर का किला। और वो जो आप अजंता का गुफा नाम सुने? अजंता, याद रखिए, अजंता का गुफा औरंगाबाद में जो पड़ता है, वहां अजंता और एलोरा, वो दोनों को 83 में मिला है। 83 में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब। हाल ही में चर्चा में रहा सिंकुला सुरंग। सिंकुला सुरंग, हाल ही में चर्चा में रहा सिंकुला सुरंग किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड? तो ये है मेरे साथी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पदों के लिए महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दी गई है? 33%, 50%, 15% या फिर 25%? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 33%। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। सुभद्रा योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? सुभद्रा योजना का शुरुआत आपका किया गया है
सुभद्रा योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, बिहार। तो बनाना है आपका उड़ीसा में। 21 से 60 वर्ष तक के महिलाओं को, है ना, 10,000 रुपया 2024-25 से लेकर के 30 तक मिलने की बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन रहा है? अमेरिका, रूस, सिंगापुर, चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा साथी आपका चीन। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई या कोची। आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा कोची, है ना। आगे, ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। मारिए फटाक से। चलिए इसका आंसर आया आपका केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपिल परमार ने पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है आपको देखना है। बैडमिंटन, जूडो, भाला फेंक, कुश्ती। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, जूडो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्ट्रार में 3 भारतीय पुस्तकों को शामिल किया गया है। इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो रामचरितमानस को शामिल किया गया है, मुद्रा राक्षस इसको शामिल नहीं किया गया है, पंचतंत्र इसको शामिल किया गया है, सहृदय लोकन इसको भी शामिल किया गया है। यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, इसे शामिल नहीं किया गया है। अब मुद्रा राक्षस याद रखेंगे, इनका लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। रामचरित का तुलसीदास, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। आप बताएंगे कि सहृदय लोकन का लेखक कौन है? अगर आप बताते हैं, देखते हैं कमेंट में किसका किसका इसका आंसर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है मेरे साथी, किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक, देखिएगा ये आर्सेनिक जिस पानी में पाया जाता है वो समझिए कि प्रदूषित है, बीमारी का घर है। आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित किया है। कौन से आईटीआई के विद्यार्थी लोग? आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर। तो ये जो किए हैं वो किए हैं आपका आईआईटी मद्रास के विद्यार्थी लोग। चलिए बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में, बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमृतलाल मीणा, प्रकाश कुमार, आलोक राज, संतोष कुमार। तो किया गया आपका ऑप्शन बी प्रकाश कुमार को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024, रेमन मैग्सेस को जानते हैं? ये एशिया का नोबल भी कहा जाता है इसको, एशिया का नोबल पुरस्कार सुने, एशिया का नोबल कहा जाता है रेमन मैग्सेस को। रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को दिया गया है? तो याद रखिएगा 4 लोग को दिया गया है और एक संस्था को दिया गया है ना। इसलिए मिलाकर के कुछ कितने हो जाएंगे? तो 5 हो जाएंगे इसमें आंसर। ऑप्शन नंबर ए 5। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है? मई में, जून में, जुलाई में या सितंबर में? इसका कमेंट में आप लोग आंसर लगाएंगे। किसको कितना आंसर याद है, सटीक वे में आप ABC में आप कमेंट में आंसर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 50 लिख करके। चलिए तो आज 50 नंबर के क्वेश्चन के साथ में मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं और फिर से मिलता हूं अगले सेशन में। तब तक आप देखते रहें हमारा
कॉम्पिटिटिव क्लब। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।